हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। कल हमने केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन डाले थे, फिर आज हम क्वेश्चन कुछ डाल रहे हैं। कारण बहुत सारे एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन लगभग साइंस का आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहता है। तो उसी को देखते हुए कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आ रहे हैं। 25-30 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। कल एक वीडियो डाले थे, कोई एकदम बेसिक से कुछ तत्व के बारे में जानकारी दिए थे। फिर आज दूसरा लिए जो कि आवर्त सारणी से रिलेटेड है। और जब तक हम आवर्त सारणी पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम पहले यहीं से शुरू किया है। आवर्त सारणी को जानना है, ग्रुप क्या है, आवर्त क्या है, कहाँ कौन तत्व है। उसके बाद हमको थोड़ा केमिस्ट्री आसान लगने लगेगा। जनरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाता भी है तो ये आवर्त सारणी से उठाता है। तो आगे हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं। आवर्त सारणी है, चैप्टर मेरा आवर्त सारणी है और इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं आवर्त सारणी में क्वेश्चन। तो तत्व, बहुत सारे तत्व हो गया था, तो उस तत्व को पहचानने में दिक्कत होने लगा तो उसको बांट के रखा गया। तो सबसे बांटना आवश्यक हुआ, तो बांटने की जब आवश्यक हुआ तो इसको बांटने का पहला कदम उठाया लेवाजियो नाम के साइंटिस्ट ने। लेवाजियो या लेवोजियर भी बोलते हैं, लेवाजिए भी बोलते हैं इसको। तो लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट, और उन्होंने पहले धातु को एक साइड और अधातु को एक साइड रखा। तो सबसे पहले धातु और अधातु के रूप में बांटा। कौन बांटा? तो लेवोजियर ने बांटा। उसके बाद जो है आया लेवोजियर को धातु और अधातु सिद्धांत पर बांटने के बाद में आया एक त्रिक सिद्धांत दिया डोब्रेनर नाम के साइंटिस्ट। कौन दिया? डोब्रेनर नाम के साइंटिस्ट ने दिया, 1829 में दिया। और इन्होंने क्या किया, तीन तत्व का ग्रुप बनाया और बताया या कहा इन्होंने, जो कि तीन तत्व का ग्रुप बनाया। उस समय में इन्होंने बताया जो कि बीच वाले तत्व जो होता है, दोनों साइड वाले तत्व के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। बीच वाले तत्व का द्रव्यमान मतलब क्या कहा, जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो दोनों साइड वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। जैसे हम लेते हैं एक लिथियम लेते हैं जिसका 7 होता है द्रव्यमान, सोडियम लेते हैं जिसका 11 होता है और पोटेशियम लेते हैं जिसका 39 होता है। तो औसत निकालेंगे दोनों साइड वाला, ये दोनों का औसत निकालेंगे, ये दोनों का औसत निकालेंगे तो 7 + 39/2, ये 46/2 बराबर 23 होता है, जो कि ये बीच वाले का है। सॉरी, इसका द्रव्यमान, ये परमाणु द्रव्यमान है। तो ये डोब्रेनर का त्रिक सिद्धांत था। उस समय में वही 18-20 को तत्व मात्रे पता था, पूरा नहीं पता था। लेकिन ये भी जो है सब जगह ये नहीं बैठ पाया, इसका ये रूल सब जगह नहीं बैठ पाया, फेल्योर हो गया, त्रुटि मिल गया। तब इसके बाद क्या किया कि न्यूलैंड साहब आए, उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिए। और अष्टक सिद्धांत दिए तो अष्टक सिद्धांत में इन्होंने कहा जो कि मतलब प्रत्येक 8वां तत्व जो है शुरू वाले तत्व के समान नेचर वाला होता है, समान गुण वाला होता है 8वां तत्व जो होता है। लेकिन न्यूलैंड साहब के समय तक केवल 56 तत्व ही ज्ञात था, केवल 56 तत्व ही ज्ञात था। और इन्होंने 1866 ईस्वी में दिया। न्यूलैंड साहब ने जो बांटा अष्टक सिद्धांत दिया, ये 8 तत्व का ग्रुप बनाया, कहा जो 8वां तत्व पहले तत्व के समान होता है। इसी नियम को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है जो अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूलैंड साहब ने दिया। और उस समय सिर्फ 56 तत्व ज्ञात था। उसके बाद सबसे पहले आवर्त सारणी 1872 में ये मैंडलिक साहब दिए, जो कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। सबसे पहले 1872 ईस्वी में मैंडलिक साहब दिए आवर्त सारणी को। इसलिए सबसे पहले इन्होंने आवर्त सारणी बनाया, तो इसलिए आवर्त सारणी का जनक भी मैंडलिक साहब को ही कहा जाता है। उसके बाद मैंडलिक साहब आवर्त सारणी में, मैंडलिक साहब के आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 समूह था। कितना? 7 आवर्त बनाया और 8 समूह बनाया। और हॉरिजेंटल जो है ये क्षैतिज वाला को आवर्त कहा जाता है। और ये हुआ आवर्त, ये 7 को बनाया मैंडलिक साहब ने। टोटल 7 को दिया, 2 4 1 5 6 7 आवर्त दिया। वही ग्रुप जो दिया, ग्रुप को वर्टिकली ये 8 को ग्रुप दिया। इस तरह से 8 लेन में तत्व सजाया हुआ है, 2 4 6 7 और 8। ये 8 ग्रुप में इस तरह से वर्टिकली वाला जो है ये इन्होंने दिए, जो उसको ग्रुप कहा जाता है। और हॉरिजेंटली जो है
क्षैतिज जो इसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे उसको आवर्त कहा जाता है। और मेंडलीव साहब में कितना 7 आवर्त है, 7-8 समूह था। और मेंडलीव साहब का जो परमाणु को जो इन्होंने सजाया परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर इन्होंने सजाया। मेंडलीव साहब ने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर सजाया। द्रव्यमान यहाँ देने में अच्छा रहेगा, या परमाणु भारों दे सकते हैं, भारे ठीक रहेगा। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया। उसके बाद जो है ये मेंडलीव साहब सजाया, उसके बाद लेकिन इसका भी कुछ आगे चल करके फेल हो गया, पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ तत्व का जो है परमाणु द्रव्यमान ज्यादा था लेकिन वो कम बला से पहले बैठा है इसका आवर्त सारणी में, इसलिए इसमें भी त्रुटि हो गया। उसके बाद मोसले साहब दिए, जो कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। मोसले साहब का मतलब पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, उसे ही आधुनिक आवर्त सारणी भी कहा जाता है, या आधुनिक पीरियोडिक टेबल भी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। तो ये मोसले साहब दिए, अब मोसले साहब ने दिए तो इसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर दिए मोसले साहब, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। और कहा जाता है ना इसके मोसले साहब के आवर्त सारणी में भी 7 ही आवर्त है। कितना आवर्त है? 7 है। लेकिन समूह मोसले साहब के आवर्त सारणी में कितना हो गया? 18 समूह हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना समूह? 18 समूह आधुनिक आवर्त सारणी मोसले साहब के आवर्त सारणी को कहा जाता है। वैसे समूह 8 समूह था और 8 को ए और बी करके बांटा, इसलिए 18 समूह बन गया। मोसले साहब ने क्या किया? ए और बी करके बांट दिया। और उसके बारे में क्यों बांटा ये आगे चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, ये कहे थे मेंडलीव साहब ने। परमाणु भार क्यों कहते हैं? क्योंकि मेंडलीव साहब का आवर्त सारणी जो है परमाणु भार, मेंडलीव साहब का आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर सजा हुआ था, इसलिए ये सिद्धांत दिए। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, मेंडलीव साहब ने दिए। उसके बाद आता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, ये मोसले साहब ने दिए। मोसले साहब ने दिए किसके आधार पर? ये परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। और मेंडलीव क्या कहता है? परमाणु भार। मेंडलीव में क्या है? परमाणु भार है के आधार पर है, लेकिन ये जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर है। और ये जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर है किसका? तो मोसले साहब का जो है। और ये परमाणु क्रमांक पर यहाँ पर सजाया गया है। उसके बाद कहता है क्षार धातु कहां पर है? आवर्त सारणी जो है क्षार धातु कहां पर है? तो पहला ग्रुप में, ग्रुप ए में क्षार धातु है। ग्रुप ए में ग्रुप कैसे होता है? तो वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल कॉलम जो है उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रो को आवर्त कहते हैं। तो पहला ए में ग्रुप में क्षारीय धातु है, और दूसरा यहाँ क्षार पृथ्वी धातु कहा जाता है, यहाँ केवल क्षार धातु कहा जाता है। क्षारीय पृथ्वी धातु का स्थान जो है दूसरा ग्रुप में 2A ग्रुप में क्षारीय पृथ्वी धातु को रखा गया है। उसके बाद शून्य ग्रुप कहा जाता है 18वें ग्रुप को। 18वां ग्रुप सबसे अंतिम समूह जो है पीरियोडिक टेबल का सबसे अंतिम समूह जो है उसको जो है क्या कहा गया है? 18वां ग्रुप कहा गया है। और 18वां ग्रुप को ही शून्य ग्रुप भी कहा जाता है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होता है, ये कारण क्या है? क्यों क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होता है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होता है क्योंकि बड़ा आकार होता है। क्लोरीन का बड़ा आकार कैसे होता है? जैसे हम फ्लोरीन लेते हैं तो फ्लोरीन का 9 होता है परमाणु संख्या। इसका अगर हम कक्षा के रूप में सजाएं कितना कक्षा बनता है? तो 2 7 बनता है। जबकि क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है 17 है, और इसका जो कक्षा रूप में अगर सजाएंगे तो 2 8 7। तो इसमें 2 कक्षा है, इसमें 3 कक्षा है, तो क्लोरीन ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ साइज में। और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होता है। नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता एकदम शून्य होता है। नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है, और ये 18वां ग्रुप में ये किसी से जो है अभिक्रिया भी नहीं करता है, इसलिए नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। और नोबेल गैस जो है शून्य ग्रुप में या 18वें ग्रुप में है।
नोबेल गैस कहाँ है? सुनिए 18वें ग्रुप में। नोबेल गैस का दूसरा नाम, नोबेल गैस को और एक नाम से जाना जाता है, और नोबेल गैस को दूसरे नाम से जो जाना जाता है, और दो नाम से जाना जाता है, जिसको निष्क्रिय गैस कहते हैं और अक्रिय गैस कहते हैं, या अक्रिय तत्व कहते हैं। निष्क्रिय तत्व, अक्रिय तत्व, या निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस कहते हैं। उसके बाद आता है सिक्का धातु। आवर्त सारणी के 11वां ग्रुप का जो धातु है उसको हम लोग सिक्का धातु कहते हैं, क्योंकि उसका यूज जो है सिक्का बनाने में किया जाता है। जैसे में सिक्का धातु कौन कौन है? जैसे कॉपर का यूज हम लोग सिक्का बनाने में करते हैं, सिल्वर का यूज करते हैं सिक्का बनाने में, और हम गोल्ड का यूज करते हैं सिक्का बनाने में। एजी फॉर अर्जेंटम, लेकिन इसको सिल्वर कहते हैं। अर्जेंटम लैटिन नाम हुआ। क्यूप्रम कॉपर का नाम है, लैटिन नाम क्यूप्रम होता है, इसका ऑरम होता है गोल्ड का। ये धातु जो है सिक्का बनाने में, मिक्स धातु बनाने में भी यूज होता है। और पहले जो है आता था कॉपर का सिक्का आता था, चांदी का सिक्का आता था, और सोना का सिक्का आता था। नोबेल गैस, नोबेल गैस परमाणु संख्या के साथ हम लिख दिए यहाँ पर, और बढ़ते क्रम में, जैसे कि हीलियम 2 परमाणु संख्या होता है, नियन 10 होता है, आर्गन 18 होता है, क्रिप्टन 36 होता है, जैनन 54 होता है, रेडन 86 होता है। क्या होता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जैनन और रेडन। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, नियन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, क्रिप्टन का परमाणु क्रमांक 36 होता है, और उसके बाद जैनन का परमाणु क्रमांक 54 होता है, और रेडन का परमाणु क्रमांक 86 होता है। ये यहाँ पर हम दर्शा दिए। क्षार धातु में सबसे अधिक क्रियाशील होता है फ्रेंसियम, और क्षार धातु कौन है? ग्रुप ए का तत्व जो है वो क्षार धातु है। ग्रुप ए का तत्व क्षार धातु है, और ग्रुप ए में सबसे नीचा फ्रेंसियम है, और सबसे ज्यादा क्रियाशील फ्रेंसियम होता है, फ्रेंसियम होता है। उसके बाद लेंथेनाइड तत्व, लेंथेनाइड तत्व तो 14 गो है, और एक्टेनाइडो तत्व 14 गो है। लेक्टेनाइड, एक्टेनाइड 14 गो है, और दोनों जो है तीसरा ग्रुप में। किस ग्रुप में? तीसरा ग्रुप में। लेकिन दोनों का आवर्त अलग अलग है। एक है 5वां आवर्त में, और एक है 6ठा आवर्त में। मतलब लेंथेनाइड, लेंथेनाइड तत्व जो है 5वें आवर्त के तीसरा ग्रुप में है, और कुल लेंथेनाइड तत्व 14 है, एक ही जगह रखा गया है। उसी तरह एक्टेनाइड तत्व की संख्या कुल 14 है, और एक्टेनाइड तत्व जो है ये 6ठे ग्रुप के 6ठे आवर्त के तीसरे ग्रुप में है, और एक ही जगह रखा गया। उसके बाद कमरे के ताप पर तरल अवस्था या लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में, तरल बोलिए, लिक्विड बोलिए, द्रव बोलिए, तीनों एक ही हुआ। तो तरल अवस्था में जो होता है वैसे तो ब्रोमीन और Hg मरकरी ये दोनों होता है, लेकिन कभी कभी सीजियम भी होता है, क्योंकि सीजियम वैसे बॉडी टेम्परेचर पर भी पिघलने लगता है। तो तरल अवस्था में अगर ब्रोमीन और ये पारा नहीं दे, मरकरी नहीं दे, तो हम लोग सीजियम मारते हैं। उसके बाद चालकता अधिक, सबसे अधिक चालकता जो है ये चांदी का होता है, ये जी। और उसके बाद जो है कॉपर का होता है, चालकता के आधार पर धातु जो है कॉपर का होता है। तो ये आवर्त सारणी के बारे में कुछ हम शुरू किए हैं, बेसिक शुरू किए हैं, और इसका फिर नेक्स्ट वीडियो आवर्त सारणी से रिलेटेड डालेंगे। तो दोस्तों इसको 1 से 2 बार अगर देख लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप लोग सेट पढ़ते होंगे या कोई क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो उसमें बार बार ये क्वेश्चन आता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम मोटिवेट हो सके, और इसमें त्रुटि जो होता है उसको सुधार से कुछ अगर त्रुटि बुझाए तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम उस पर मेहनत करेंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हाँ, क्या